नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो डीएससी पेपर पढ़ना है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स को, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कंटेम्पररी इंडिया, हम आज से इस पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले हमारा इसमें मकसद होगा कि जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम कवर करें। तो आज का मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, अर्थात जो नौ मध्यम वर्ग है उसका उदय। भारत के पर्सपेक्टिव में हम इसको पढ़ने वाले, इंडिया के पर्सपेक्टिव में। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज न्यू मिडिल क्लास, कॉजेस ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, मतलब फैक्टर्स ऑफ इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, फीचर्स ऑफ न्यू मिडिल क्लास एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यू मिडिल क्लास ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। अर्थात नौ मध्यम वर्ग क्या है, जो न्यू मिडिल क्लास है ये किस तरह से भारत में उदय हुआ, क्या ऐसे कारण रहे जिसके वजह से ये न्यू मिडिल क्लास का उदय हुआ। तीसरा, आपको ये पूछा जा सकता है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं न्यू मिडिल क्लास की। और अंतिम आपको ये पूछा जाता है, ये तो पूछा ही जाता है खैर, कि न्यू मिडिल क्लास का क्या इम्पैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स पर, अर्थात भारतीय राजनीति पर किस प्रकार से न्यू मिडिल क्लास ने प्रभाव अपना छोड़ा है या किया है। तो इन चीजों को आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यू मिडिल क्लास से पहले मिडिल क्लास हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यूरोप में मिडिल क्लास शब्द का उदय होता है। तो जो यूरोपियन मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्ग है, वह क्या था, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो ये सब चीज आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह से स्लाइड्स को डिजाइन किया गया है जिससे आपको आंसर्स लिखने में अपने एग्जामिनेशन में आसानी हो। आप चाहें तो अगर पूरा जिस तरह से मैंने स्लाइड बनाया है, अगर आप वो भी पूरा लिख दें तो परफेक्ट आंसर आपका बनेगा। तो सबसे पहले मिडिल क्लास यूरोप में आता है। तो आपको पता होगा कि मिडिएवल पीरियड में फ्यूडल सोसाइटी होती है, अर्थात वहां सामंतवाद समाज होता है, जमींदार होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स। उसके बाद एक आपका फिनोमिना होता है यूरोप में, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति होती है। और औद्योगिक क्रांति से ही जो मिडिल क्लास है उसका उदय होता है यूरोप में। जो औद्योगिक क्रांति है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसने मोड ऑफ प्रोडक्शन को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। पहले मशीन से प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते थे, पहले हैंडमेड प्रोडक्शन हुआ करता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से मशीन से प्रोडक्ट्स बनने लगे। और इससे क्या हुआ कि जो ट्रेड और कॉमर्स है उसका जो महत्व है वह बढ़ गया। और जब ट्रेड कॉमर्स का महत्व बढ़ा तो जो पहले एग्रीकल्चरल जो लैंड्स हुआ करते थे, जिन पर दबदबा फ्यूडल लॉर्ड्स का हुआ करता था, उसका महत्व घटा। ट्रेड कॉमर्स के बढ़ते के साथ ही जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनका भी महत्व घट जाता है। और मेन कौन आगे हमारे फोर फ्रंट में आ जाते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक हमारे बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, या फिर डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। तो ये सबको मिडिल क्लास कहा जाता है, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से जिनका उदय यूरोप में होता है। मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर एंड लॉयर्स। ये जो क्लास था ये एडुकेटेड था, और ये एक ऐसे सोशल स्ट्रक्चर की मांग करता था जो कि मेरिट पर बेस्ड हो, ना कि बर्थ पे बेस्ड हो। अर्थात ये बात करता था लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस की। ऐसा नहीं कि अगर बर्थ के बेसिस पर अगर कोई राजा है तो उसका बेटा राजा बने, ये ऐसा नहीं चाहते थे। ये मेरिट के बेसिस पर ये समाज को ढालना चाहते थे। और बाद में आप अगर देखिएगा तो यही जो मिडिल क्लास है, इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, यही बाद में चल के कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो ये जो कैपिटलिस्ट हैं ये स्टार्टिंग में मिडिल क्लास थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उस समय ये मिडिल क्लास के पार्ट हुआ करते थे। ये बिजनेसमैन थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, छोटे छोटे इन्होंने कारखाने, उद्योग लगाए थे। और उसके बाद जब ट्रेड और कॉमर्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, इनके पास बहुत मुनाफा आ जाता है, और उस मुनाफे के कारण ये कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, ये पूंजीपति बन जाते हैं। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोप में मिडिल क्लास का उदय कैसे हुआ,
तो यूरोप में मिडिल क्लास का उदय हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। और ये जो मिडिल क्लास थी ये एडुकेटेड थी और ये बिलीव करती थी मेरिट बेस्ड सोसाइटी पर rather than the birth based society, right? And they were believing on the values like liberty, equality and justice, right? And examples of middle class is industrialist, businessmen and the professionals like doctor and lawyers. फिर उसके बाद हम मिडिल क्लास की बात करेंगे हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में कि भारत में मिडिल क्लास का उदय कैसे हुआ। तो आपको मैं बता दूं कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन करने आए तो ब्रिटिश जो है पूरी तरह से अपने ही जो लोग हुआ करते थे उनको जॉब्स में रखा करते थे, गवर्नमेंट सर्विसेज में रखा करते थे। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको इससे जो है मुनाफा में कमी हो जाता था। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ब्रिटेन से आपके यहाँ क्लर्कियल काम करने आएगा, अकाउंटेंट का काम करने आएगा तो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्लान बनाया कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लागू कर सकते हैं। और जब इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम हम लागू करेंगे तो हम यही भारतीयों को पढ़ा लिखा देंगे, अंग्रेजी जान जाएंगे और हमारे लिए क्लर्कियल जॉब के लिए वो परफेक्ट पीस रहेंगे और उन्हें हम सैलरी दे देंगे और वो सैलरी हम काफी कम देंगे जो कि हम ब्रिटेन से युवाओं को ला कर दे रहे हैं। इससे हमारा मुनाफा बढ़ेगा। और इसी बात को मन में रखते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है यह इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में लाती है इन 1835 1835 जो 35 का समय है उसमें इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और न्यू मिडिल क्लास जो है यही इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्ट होती है। ये जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है इससे कुछ लोग पढ़े लिखे बन जाते हैं, उसके बाद वे वेल अवेयर्ड बन जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, उन्हें वेस्टर्न वैल्यूज का ज्ञान होता है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब के बारे में वे समझते हैं, जानते हैं, सीखने को उनको मिलता है और यही मिडिल क्लास बाद में बन जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते थे? तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुआ करते थे जो ब्रिटिश इंडिया में वे मिडिल क्लास का पार्ट हुआ करते थे। फिर जो वकील हुआ करते थे, जो चिकित्सक हुआ करते थे, जो स्मॉल ट्रेडर्स और जो टीचर्स हुआ करते थे, दे वर द पार्ट ऑफ मिडिल क्लास ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, राइट? और ये जो मिडिल क्लास है इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद की चेतना को जगाने में काफी बड़ा योगदान दिया था। क्योंकि इन्हें पता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, इन्हें अमेरिकन रेवोल्यूशन की जानकारी थी, इन्हें डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी सभी चीजों की जानकारी थी, ये सभी चीजों से रूबरू थे। इसीलिए इन्होंने राष्ट्रवाद को जगाने में जो एक कॉमन जो आम जो भारतीय था जो पढ़ा लिखा नहीं था ज्यादा, बहुत एक अहम भूमिका निभाई। और जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहा, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम रहा अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें भी मिडिल क्लास की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप एक बात गौर करें, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे मोस्ट ऑफ देम वर बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास। अब महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी एक एडवोकेट थे, मिडिल क्लास का हिस्सा हुआ करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस as the part of middle class. इवन भगत सिंह की आप बात कर लें, भगत सिंह भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करते थे। इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया था, उन्हें पता था कि रशियन रेवोल्यूशन क्या है, कैसे बोल्शेविक क्रांति हुई, पढ़े लिखे लोग थे। तो इस तरह से मिडिल क्लास का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में आता है। तो यूरोप में मिडिल क्लास किसका आपका एक तरह से प्रोडक्ट रहा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण मिडिल क्लास का उदय हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ यूरोप में। भारत में मिडिल क्लास का उदय हुआ किसके कारण? तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के कारण। इसके पीछे क्या विचार था मैंने आपको बता दिया और हमने मिडिल क्लास के बारे में चर्चा कर लिया। अब हम न्यू मिडिल क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो न्यू मिडिल क्लास है, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ एलपीजी। एलपीजी जो रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका ही प्रोडक्ट है। अगर एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं होते तो शायद न्यू मिडिल क्लास हमारे भारत में इमर्ज नहीं करता। तो यही चीज को मैंने यहाँ लिखा है और मैं यहाँ पे एनएमसी में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ न्यू मिडिल क्लास को। बार बार टाइपिंग में उतना लंबा कौन लिखेगा।
तो न्यू मिडिल क्लास जो भारत में है, जो जिसका उदय हुआ, अभी भी वे हैं। ओके, तो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जो आर्थिक सुधार हुए 1991 में, उसके प्रोडक्ट है, उसके रिजल्ट हैं जो न्यू मिडिल क्लास है। न्यू मिडिल क्लास कौन लोग हैं? तो न्यू मिडिल क्लास जो लोग हैं वह ऐसे लोग हैं या ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका जो सालाना जो इनकम है वह 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है। और ये किसने बताया? ये बताया है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ओके, तो अगर हम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की बात करें तो न्यू इकोनॉमिक क्लास एक ऐसा समूह है लोगों का जो कि पढ़े लिखे हैं और उनका जो फैमिली इनकम है वह 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है सालाना। ये चीज आपको समझ में आया? उसके बाद आप ये सब देखिए, जो जो रेफरेंस दिए होते हैं अपने आंसर्स में जरूर लिखिएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की अगर बात करें तो करेंटली अगर देखा जाए तो न्यू मिडिल क्लास जो है इंडियन पॉपुलेशन का 25% है। मतलब लगभग 350 मिलियन जो लोग हैं, 350 मिलियन जो लोग हैं, वे न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा है हमारे भारत में। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये भी कहता है कि ये जो संख्या है बढ़कर 583 मिलियन हो जाएगी 2025 तक, जो कि हमारे भारतीय जनसंख्या का 41% होगा। मतलब ये जो 25% लोग हैं, इनकी जो सालाना आय है ये 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है और ये सब पढ़े लिखे हैं। इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या ये कौन लोग हैं? तो ये ऐसे लोग हैं जिनका इनकम तो मैंने आपको बता दिया। एडुक्वेट एक्सेस एजुकेशन और हेल्थ केयर में, मतलब इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्राप्त हो जाता है, इस लायक तो ये है। उसके बाद यूरोपियन मिडिल क्लास के तरह ये भी मेरिट बेस्ड सोसाइटी पे बिलीव करते हैं। ये भी बिलीव करते हैं कि बर्थ बेस्ड सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड सोसाइटी होनी चाहिए। और इसीलिए ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन में बिलीव किया करते हैं। क्योंकि अगर बर्थ बेस्ड सोसाइटी पे बिलीव करते तो फिर राजतंत्र पे बिलीव करते, लेकिन ये लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, ये विधि के शासन, कानून के शासन में बिलीव करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि न्यू मिडिल क्लास होता क्या है, ठीक है। उसके बाद न्यू मिडिल क्लास का उदय किस प्रकार से भारत में होता है, क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जिससे न्यू मिडिल क्लास का उदय हुआ और आज न्यू मिडिल क्लास की जनसंख्या लगभग 350 मिलियन हो गई। आप सोचिए, ठीक है, मतलब 350 मिलियन ऐसे लोग हो गए जिनकी आय 2 लाख से 10 लाख के बीच में है सालाना, और इनके पास एडुक्वेट एक्सेस है टू एजुकेशन, टू हेल्थ केयर। Okay, and they believe in the liberal values. They believe on the merit-based society rather than the birth-based society. So what were the causes or the factors which led to the emergence of new middle class? This is the topic of our discussion right now. तो सबसे पहली जो चीज है वह है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। एक चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों की आय बढ़ेगी, और जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी वैसे वैसे न्यू मिडिल क्लास आया होगा भारत में। यही चीज बस कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 का, इससे हमारे भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आता है। इससे हमारे भारत में जो विदेशी मुद्रा है वह भी बढ़ती है, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो कि विदेशी लोग या विदेशी कंपनियां किसी देश में करती है। ओके, और ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर देश में होगी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है, जिसको FII कहते हैं, वह बढ़ते रहेगा। और जब जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी या आपका इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी किसी कंट्री में आएगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है एक बार बहुत ज्यादा कम भी हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक
स्टेबिलिटी पर, और ये आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसी के कारण जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आया एलपीजी के कारण, तो इससे जो रोजगार है इसमें वृद्धि आई, और रोजगार में वृद्धि आने से न्यू मिडिल क्लास का जन्म हुआ, उनका उदय हुआ, है ना। ये चीज आपको लिखना है। फिर आपको डाटा दे देना है कि जो एफडीआई था 1991 से पहले वह नेग्लिजिबल था, ना के बराबर। जब रिफॉर्म्स के फर्स्ट ईयर हुए, मतलब 1991 में, ये जो एफडीआई है ये $74 मिलियन हुआ। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, अगर एक रिसेंट डाटा की, तो मार्च 2016 तक जो हम लोगों का एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वह $371 बिलियन हो गया है। सोचिए, अभी तो 2020-21 तक और बढ़ गया होगा। कहाँ 74 मिलियन था एलपीजी से पहले, कहाँ अभी $371 बिलियन हो गया। और मोस्ट सरप्राइजिंगली 2015 में इंडिया ने रिकॉर्ड एफडीआई रिसीव किया था, $63 बिलियन एक साल में, 2015 में। और इस साल हमने इवन चाइना को पीछे छोड़ दिया एफडीआई में। आप सोचिए, जब इतना एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो लोगों की आय 2 से 10 लाख के बीच में आ जाएगी पर ईयर, और वे न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन जाएंगे, राइट। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आप अगर एफआईआई को देखिए तो सिमिलर सिचुएशन, एफआईआई वाज ओनली $4.2 मिलियन इन 1992। लेकिन 1994 में आप देखिए, जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स हुए और 1-2 साल बीते, उसके बाद आप देखिए कि एफआईआई $4.2 मिलियन से $2.43 बिलियन हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा होगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी और न्यू मिडिल क्लास आएगा, और न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो पहला जो ऐसा फैक्टर है जो न्यू मिडिल क्लास के इमरजेंस में मदद करता है, वह है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। दूसरा है ओबीसी रिजर्वेशन। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी जनसंख्या हमारे देश में लगभग 52% के आसपास में हुआ करती थी। अभी कितनी है इसका कोई रिसेंट डेटा है नहीं, और कास्ट बेस्ड जो सेंसस होने वाले हैं 2021 में, उसको सरकार ने ना कह दिया है। मतलब हमें नहीं पता चलेगा कि किस कास्ट की जनसंख्या कितनी है। सरकार ने बोला कि हम कास्ट बेस्ड जो है वह जनगणना नहीं कराएंगे। ठीक है, तो उस समय 52% हुआ करती थी, 1960s की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो 52% लोग हुआ करते थे, इनके पास आरक्षण नहीं था, इनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन एससीज को प्राप्त था 15%, जो आज भी है, और 7.5% एसटीज को प्राप्त था। लेकिन ओबीसी को कोई रिजर्वेशन प्राप्त नहीं था, और ये मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की हुआ करती थी। इसीलिए इनको जल्दी रोजगार भी नहीं मिलता था, शिक्षा का भी अवसर नहीं मिलता था। लेकिन अगस्त 7, 1990 में जो प्राइम मिनिस्टर आपके हुआ करते थे हमारे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया जिसने पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया। इन्होंने जो मंडल आयोग था, जो मंडल कमीशन था, उसके रिपोर्ट को लागू किया, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 27% रिजर्वेशन दिया सेंट्रल जॉब्स में और पब्लिक सेक्टर्स यूनिट में, पीएसयूज में। इससे क्या होता है कि आपका जो ये लोग होते हैं 52% के आसपास जो जनसंख्या होती है, इनको मदद मिलता है आपका गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में। और बाद में फिर मनमोहन सिंह सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इन लोगों को आरक्षण दिया। इसके कारण क्या हुआ कि इनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, बाद में इन्हें अच्छी नौकरियां मिली, और ये जो है इनकी आय जो है 2 लाख से 10 लाख जो सालाना है इसके बीच में आ गई, और ये न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन गए। तो ओबीसी जो रिजर्वेशन जो 1990 में लागू किया, ये एक बहुत बड़ा कारण है न्यू मिडिल क्लास के इमरजेंस में, उनके उदय में। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तीसरा, ग्रोथ इन टर्शरी सेक्टर। आपको पता है 3 तरह का सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर और माइनिंग एक्सेट्रा से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है आपका टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहा करते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद टर्शरी सेक्टर का बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ होता है,
जैसे प्राइवेट बैंक्स आते हैं, नए नए प्राइवेट रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, फिर टेलीकम्युनिकेशन आता है, मोबाइल फोन्स आते हैं। इससे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियंस के पास बहुत ज्यादा बढ़ी। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ी तो उनकी आय भी बढ़ी, उनकी आय बढ़ी और वे न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन गए। तो तीसरा, टर्शरी सेक्टर का जो ग्रोथ है उससे काफी ज्यादा फायदा होता है इन दी ग्रोथ ऑफ न्यू मिडिल क्लास, इन दी इमरजेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। फिर उसके बाद चौथा, बेटर एजुकेशन। देखिए 1991 के बाद अगर आप देखिएगा तो शिक्षा पर काफी ज्यादा सरकार ध्यान देती है, और उसके बाद जो शिक्षा की क्वालिटी है वह इम्प्रूव कर जाती है। प्राइवेट प्लेयर्स भी आ जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स आ जाते हैं, शिक्षा की क्वालिटी बढ़ती है, स्किल्ड वर्कर्स, प्रोफेशनल आ जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। और ये अच्छे शिक्षा मिलने के कारण जो ये जो डॉक्टर, इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, इनकी आय बढ़ती है, इनको रोजगार मिलता है और न्यू मिडिल क्लास का ये हिस्सा बन जाते हैं और न्यू मिडिल क्लास का उदय होता है। उसके बाद न्यू अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया। आप देखिएगा 1990 और 91 से पहले तो ऐसे लोग जो कि भारत के बाहर जाकर काम किया करते थे उनकी संख्या बहुत कम थी, क्योंकि बाहर के देश वीजा जल्दी नहीं दिया करते थे, क्योंकि इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी की तरह काम करता था। ठीक है, हमारे यहाँ लिबरलिज्म नहीं था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसीज नहीं थी, इसीलिए इंडिया के तरफ बाकी जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हुआ करते थे वह नैरो माइंडसेट रखा करते थे। लेकिन जब हमने ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया, जब हमने अपने इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ दिया, तो इंडियंस के लिए जो है इंटरनेशनली भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, जैसे सऊदी में, ओमान में, यमन में लोग जाकर काम करने लगे, कुवैत में लोग जाकर काम करने लगे, इन्हें रोजगार मिला, इनकी आय बढ़ी। इवन यूरोप में, अमेरिका में, इवन आज आप देखिएगा तो काफी सारे लोग जाकर अभी भी काम करते हैं मिडिल ईस्ट में। तो आपका न्यू मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होता है? तो न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के कारण, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण, जो कि आउटसाइड इंडिया उन्हें प्राप्त हुआ ड्यू टू दी पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी एक आपका एक मेजर फैक्टर रहता है बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तो हमने पूरा फैक्टर्स डिस्कस कर लिया। क्या क्या फैक्टर्स थे? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, फिर उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन, फिर टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ हुआ, बेटर एजुकेशन मिले, और फिर न्यू इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिला आउटसाइड इंडिया। इसके कारण लोगों को रोजगार मिलता है और इनका जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जो स्ट्रेटा है, वह 2 लाख से 10 लाख ईयरली चला जाता है और ये न्यू मिडिल क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि न्यू मिडिल क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेषताएं, इनके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला आपको फीचर याद रखना है कि जो न्यू मिडिल क्लास है अपने आप में एक डाइवर्स ग्रुप है। दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म ग्रुप, दिस इज रदर अ डाइवर्स ग्रुप। न्यू मिडिल क्लास में आप अंदर जाकर देखिएगा तो इसमें आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, विविधताएं मिलेंगी। न्यू मिडिल क्लास के अंतर्गत आपको एक हायरार्की देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आप देखिएगा तो इसमें 2 लाख से 10 लाख के बीच में जो परिवार हैं आय वाले, उनको शामिल किया गया है। अब आप बताइए, जो 3 लाख ईयरली कमा रहा है और जो 10 लाख ईयरली कमा रहा है, क्या दोनों एक है? बिल्कुल एक नहीं है। दोनों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, दोनों का जो एक्सेस होगा टू एजुकेशन, टू हेल्थ केयर, उसमें भी डिफरेंसेस आएंगे। इसीलिए न्यू मिडिल क्लास के अंदर भी आपको हायरार्की देखने को मिलेगी। आपको अपर न्यू मिडिल क्लास लोग देखने को मिलेंगे जिनकी आय 8 से 10 लाख रुपए आपको देखने को मिलेगी। आपको लोअर मिडिल क्लास के लोग देखने को मिलेंगे जिनकी आय जो है वो 2 से 5 लाख के बीच में, और 5 से 3 लाख वाले भी आपको लोग इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि मीडियम मिडिल क्लास लोग हैं। तो इसीलिए जो न्यू मिडिल क्लास है, दैट इज नॉट अ यूनिफॉर्म सोशल ग्रुप, इट हैज द हायरार्की विदिन इटसेल्फ, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर, ये पहली विशेषता है। दूसरा जो विशेषता है कि जो न्यू मिडिल क्लास है, ये हमारे इंडिया के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काफी ज्यादा अहम योगदान देता है। इनकी जनसंख्या जो है 350 मिलियन के आसपास है,
और ये जो है लगभग 50% जो हमारा जीडीपी है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखिए, जब न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस नहीं हुआ था, जब न्यू मिडिल क्लास के लोग नहीं थे, तब जो इंडिया की जीडीपी थी यह मात्र 6 लाख करोड़ थी। और आज हमारी इंडिया की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर है। थिंक अबाउट दैट। जैसे जैसे न्यू मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा है, हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है। 2025 में मिडिल क्लास बढ़ेंगे, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। इवन ये हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2024 में हम अपने जीडीपी को 5 ट्रिलियन डॉलर कर लेंगे, जो कि काफी मुश्किल है पैंडेमिक के बाद, बट देखते हैं क्या होता है। और आप एक चीज और यहाँ पे देखिए कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नया स्कीम स्टार्ट किया है जिसको हम कहते हैं गति शक्ति, प्रोग्राम गति शक्ति, जो कि 100 लाख करोड़ का योजना होगा। 100 लाख करोड़, समझ रहे हैं? हम लोग का 1991 में 6 लाख करोड़ का जीडीपी था, और आज 15 अगस्त के दिन 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी 1 लाख करोड़ का योजना, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो समझिए हम कहाँ पहुंच गए। और ये न्यू मिडिल क्लास के कारण ही हुआ है, उनकी एक अहम भूमिका है। उसके बाद जो न्यू मिडिल क्लास है, इन्होंने लेबर स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमारे यहाँ प्रमोट किया। लेबर स्पेशलाइजेशन का मतलब वन मैन वन टाइप ऑफ वर्क। हर एक जो मेंबर है न्यू मिडिल क्लास के, वह एक यूनिक स्किल को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने फैमिली इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और भी बाकी जो आपके छोटे मोटे जो आपके वर्कर्स देखने को मिलेंगे, स्किल्ड वर्कर्स, दे आर द पार्ट ऑफ न्यू मिडिल क्लास। और इन्होंने लेबर स्पेशलाइजेशन को जो है, इसको एक तरह से धरातल पर उतारा है। टीचर्स हैं यहाँ पे, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, ओके। तो स्पेशलाइजेशन जो है ये होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट है एक समाज के विकास में, ठीक है। एक आदमी एक काम में निपुण हो, और ये न्यू मिडिल क्लास इसी तरह के ट्रेड्स हमें, इसी तरह की विशेषताएं हमें दिखाते हैं, लेबर स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो है इलेक्शन में साउंडली वोट करते हैं, मतलब इनका जो वोटिंग बिहेवियर है भारतीय चुनाव में काफी साउंड माइंडेड होता है। ये जो है ये एडुकेशन और डेवलपमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, और इसके कारण जो पार्टी का रिलेवेंट एजेंडा होता है, डेवलपमेंट, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब से रिलेटेड, उन्हें ही ये वोट देते हैं। और ये जो है कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर वोट नहीं करते, ये एक विशेषता है इनकी। उसके बाद न्यू मिडिल क्लास जो है, इनका बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है, इनका एक्सेस है टू द एडुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारा डेटा था मेरे पास। ये कार खरीदते हैं, ये बाइक्स खरीदते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ये सबसे प्रतीत होता है कि कितना ज्यादा जो है इनका लाइफ बेटर है। अभी 103 करोड़ हमारे सब्सक्राइबर हैं, सिम के सब्सक्राइबर। आप समझिए, ये एक तरह से एक सुविधा है लोगों को। तो न्यू मिडिल क्लास किस तरह से इमर्ज हुआ है हमारे इंडिया में। कार जो है सालाना 20 लाख से ज्यादा खरीदे जा रहे हैं भारत में। बाइक जो है वह बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खपत जो है बढ़ रहा है। इसका मतलब जो न्यू मिडिल क्लास, जो लगभग 35 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, 35 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, 350 मिलियन के आसपास हो चुके हैं, तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, तब तो ये सब चीजें हो रही है। तो न्यू मिडिल क्लास की क्या विशेषता है कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका जो रहन सहन का तरीका है, वह बेहतर हुआ है, वह बेहतर। ओके। फिर जो न्यू मिडिल क्लास है, दे आर अट्रैक्टेड टू द वेस्टर्न वैल्यूज। वे जो आपका वेस्टर्न वैल्यूज है, आपका जो पश्चिम का जो आपका गुण है, या जो विशेषताएं हैं, या वैल्यूज है, मूल्य है, उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। क्लोथिंग, जीन्स, पैंट, फूड हैबिट्स, ओके, पिज्जा, बर्गर एंड ऑल दैट। आप उनका कल्चरल अगर एस्पेक्ट भी देखिए तो वो भी काफी ज्यादा पश्चिम से प्रभावित होता है। आप देखिए डोमिनोज, केएफसी और जो मैकडोनल्ड है, इनका प्रेजेंस जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में हो गया है, इससे साफ साफ पता चलता है कि वेस्टर्न वैल्यूज से कितना ज्यादा न्यू मिडिल क्लास अट्रैक्टेड है। तो ये कुछ न्यू मिडिल क्लास की विशेषताएं थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि न्यू मिडिल क्लास का उदय के क्या कारण थे भारत में। उसके बाद न्यू मिडिल क्लास की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या गुण है। ओके। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि न्यू मिडिल क्लास जो है
उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा है हमारे भारतीय राजनीति पर। मतलब न्यू मिडिल क्लास के आने से आज 35 करोड़ 40 करोड़ के आसपास में न्यू मिडिल क्लास के लोग हैं, तो इससे भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज को हम देखने वाले हैं। ये तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। इसमें भी आप अगर अपवाद देखना चाहें तो आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसा अगर मैं बोलूंगा कि नहीं ये धर्म के नाम पे वोट नहीं देते, तो आप बोलेंगे बहुत सारे ऐसे न्यू मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भी वोट देते हैं। तो मैं अपवाद है वहां, लेकिन मैं ब्रॉडली बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला साउंड वोटिंग। तो न्यू मिडिल क्लास को अपने आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं रहा है, ठीक है। इनकी जो नीड्स हैं, इनकी जो जरूरतें हैं वह एक है। एक हिंदू न्यू मिडिल क्लास हो, एक मुस्लिम न्यू मिडिल क्लास हो, एक ब्राह्मण हो या फिर एक ओबीसी हो, उसका नीड एक ही है भाई। उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए, नालियां होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए समाज का। उससे उसको कोई मतलब नहीं कि हमारे जाति का लीडर है या नहीं है, हमारे कास्ट का है या नहीं है, हमारे रिलीजन का है या नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ब्रॉडली स्पीकिंग, मोटे मोटे तौर पे ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ये साउंड वोटिंग करते हैं। ये लोग जो है एजेंडा पे वोट करते हैं। जो पार्टी डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नेसेसिटीज को, पानी, शौचालय, ये सब प्रोवाइड कराती है, उनको वोट देते हैं। क्योंकि इनकी नीड्स एक है भाई, जाति अलग हो, धर्म अलग हो, पर नीड्स एक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ओके। इन्हें हम फ्लक्चुएटिंग वोटर्स भी कहते हैं। इनका कोई पार्टी प्रेफरेंस नहीं होता, वोटिंग प्रेफरेंस नहीं होता। इनका जो वोट है फ्लक्चुएट होता रहता है। जिस पार्टी का एजेंडा बेहतर रहेगा, जिसको ये फील कर पाएंगे कि ये पार्टी हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, उन्हें ये वोट करते हैं। तो ये पहली विशेषता न्यू मिडिल क्लास की। और इसीलिए इसने भारत में साउंड वोटिंग को प्रमोट किया है। मतलब आप मतदान का प्रयोग कर रहे हैं अपने मत का, लेकिन सोच समझ कर। जाति और धर्म के नाम पे आप सिर्फ नहीं वोट डाल देना चाहिए, हमारे जात का वोट कर दो चलो इसको, इस तरह से आप वोटिंग नहीं कर रहे। तो पहली ये आपका इम्पैक्ट हम कह सकते हैं जो कि हमारे भारतीय राजनीति पर हुआ है। दूसरा लिबरल डेमोक्रेसी। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसका यूनिकनेस है लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का अर्थ है कि हम सरकार पर जो है नियंत्रण बनाकर रखें, ताकि सरकार जो है अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, ठीक है। लेकिन सरकार अपने शक्तियों का दुरुपयोग तभी नहीं करेगी जब वहां के लोग पढ़े लिखे होंगे, उनमें शिक्षा प्राप्त होगी, उनके पास जागरूकता होगी। वरना सरकार अगर मिसबिहेव कर भी रहा है, अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर भी रहा है, तो जो इग्नोरेंट मासेस है उनको क्या पता, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इलिटरेट है। लेकिन भाई ये जो न्यू मिडिल क्लास है ना, ये पढ़ा लिखा होता है, जागरूक होता है, इन्हें पता है कि हमारे अधिकार क्या है, और इसीलिए ये सरकार के शक्तियों पर नियंत्रण बनाकर रखता है। अर्थात ये लिमिटेड गवर्नमेंट के सपने को साकार करने में मदद करता है, और लिमिटेड गवर्नमेंट के सपने को साकार करके ये लिबरल डेमोक्रेसी को धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। That means the new middle class are the group of educated people. They are well aware people. They know about their rights, and they also know the limitations on the government. Therefore, they make the check on the government, right? And they help in the realization of the liberal democracy. तो ये दूसरी विशेषता या दूसरा प्रभाव जो कि भारतीय राजनीति पर इनके द्वारा छोड़ा गया है, ठीक है। तीसरा, रियलाइजेशन ऑफ फेडरलिज्म, अर्थात फेडरलिज्म जो है उसको धरातल पर उतारना। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म जो होता है उसे हम हिंदी में संघवाद कहते हैं। आपको तो इतना पता ही होगा। संघवाद अर्थात शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा सरकार के अलग अलग स्तरों के बीच में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, है ना। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले चुनाव होते थे तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि ये राज्य के चुनाव हो रहे हैं कि ये केंद्र के चुनाव हो रहे हैं। मोदी जी, मान लो सपोज करो मोदी जी आकर भाषण दे दिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे
जो कि विधानसभा के चुनाव को भी सोचते थे अच्छा मोदी को वोट दे रहे हैं, इससे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। उन्हें नहीं पता था कि नहीं, इससे तो हम विधायक चुन रहे हैं, इससे हमारा सीएम चुना जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, अभी स्थितियां बदली हैं। तो संघवाद जो है, संघवाद को धरातल पर उतारने में हम असक्षम रहे थे, लेकिन अब जो न्यू मिडिल क्लास आया, न्यू मिडिल क्लास पढ़ा लिखा है, ये आराम से बता देता है कि ये जो है राष्ट्रीय चुनाव है या फिर ये क्षेत्रीय चुनाव, ये हमारे क्षेत्रीय जरूरतों के लिए हो रहे हैं या फिर ये हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हो रहे हैं, ये लोकसभा के चुनाव है या विधानसभा के चुनाव है। और उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको आराम से पता है 35 करोड़ 40 करोड़ लोगों कि हम अपना सीएम चुन रहे हैं कि हम अपना पीएम चुन रहे हैं। इसीलिए ये जो है गुमराह नहीं होते, ये अपना वोटिंग जो है इसी आधार पर एक्सरसाइज करते हैं। आप रिसेंट एग्जांपल्स लीजिए, जो 2018-19 के या उससे पहले पंजाब में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या झारखंड में, इवन अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए रिसेंटली 2 साल 3 साल के बीच में अंतराल में, उसमें मोदी जी, योगी जी, सब बीजेपी के कैडर के कोर लीडर्स ने जाकर भाषणबाजी किया, वोट अपील किया, लेकिन लोग गुमराह नहीं हुए, उनको पता था हम किसको वोट कर रहे हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास उसको पता है। और इसीलिए आप देखिएगा कि यहाँ पे जो स्टेट इलेक्शंस हुए पंजाब में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, यहाँ अलग अलग पार्टियों को लोगों ने वोट दिया और जो पार्टी सेंटर में थी वह नहीं जीत पाई। लेकिन वही दूसरी तरफ जब इन्हीं राज्यों में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आप देखिएगा कि पूरी तरह से समीकरण बदल गया। फिर सभी वोट जो है वह किसको प्राप्त होते हैं? बीजेपी को प्राप्त होते हैं। दिल्ली का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 लोकसभा सीट 7 के 7 बीजेपी को मिला। पर लोग या विधानसभा के चुनाव में क्या होगा? फिर से अरविंद केजरीवाल जीत गए। तो न्यू मिडिल क्लास को पता है कि कौन सा केंद्र का चुनाव है, कौन सा राज्य का चुनाव है, और इस प्रकार से ये संघवाद के सपने को साकार कर रहे हैं। संघवाद को धरातल पर उतारने में इनकी अहम भूमिका है। और इसी चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे नव मध्यम वर्ग का उदय हुआ है, वैसे वैसे जो संघवाद का जो अवधारणा है वह मजबूत हुआ है, वह दृढ़ हुआ है हमारे भारत में। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, न्यू मिडिल क्लास पढ़े लिखे हैं, ये एक्टिव रोल निभाते हैं, काफी जिम्मेदार लोग हैं, ये काफी एक्टिव रोल निभाते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो राजनीतिक जो भागीदारी है हमारे देश में, वह बढ़ी है। इनको पता है कि जो वोट है उसका क्या वैल्यू होता है, और इसीलिए ये बढ़ चढ़ कर जाकर हिस्सा लेते हैं चुनाव में। और मोस्ट ऑफन कहा जाता है कि भारतीय के जो भारत के जो चुनाव है वह एक त्योहार से कम नहीं होते। तो न्यू मिडिल क्लास के कारण पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी काफी हद तक बढ़ी है। ठीक है, ये चौथा आपका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा हमारे राजनीति पर, जो कि न्यू मिडिल क्लास के उद्भव से, उदय से आया है। उसके बाद टॉलरेंट डेमोक्रेसी। अब आप देखिएगा कि जो न्यू मिडिल क्लास है, जैसा कि मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास उदारवादी मूल्य है। ये एक्नॉलेज करते हैं कि भाई दूसरों के भी अधिकार है हमारे साथ साथ। इसीलिए ये जो प्लूरलिज्म की जो अवधारणा है और जो मल्टी कल्चरलिज्म की जो अवधारणा है, बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा, इस पे विश्वास रखते हैं। ये सभी के राइट्स को एक्नॉलेज करते हैं और इससे टॉलरेंट डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, सहिष्णु लोकतंत्र का आधार स्थापित कर रहे हैं ये लोग। और छठा, ये पब्लिक पॉलिसी जो लोक नीतियां बनती है उस पर एक आई रखते हैं, मतलब उनको चेक करते रहते हैं। उनको पता है कि जो पब्लिक पॉलिसी बन रही है उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्योंकि ये इनलाइटेंड मास है, ये जागरूक लोग हैं। और ये जो है ये डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, राजनीतिक जो बहस होती है, जो चर्चा होती है उसमें। और इससे ये जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता है उसको प्रमोट करते हैं। अर्थात जो न्यू मिडिल क्लास है ये पब्लिक पॉलिसी
पर नजर रखती है और पब्लिक पॉलिसी को बेहतर बनाने में भी एक अपनी अहम भूमिका को निभाती है। तो यही हमें पढ़ना था इस न्यू मिडिल क्लास में। इससे एक क्वेश्चन पक्का पक्का आने वाला है, नो डाउट। तो इस लेक्चर को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। इसका जो आपको पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल है @ जरूर लिखिएगा साथ में, पढ़ो तो वैसे सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए, वहां से ये पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं मैं फ्यूचर में और भी लेक्चर्स बनाता रहूं, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें। हाँ, शेयर करें, मतलब बहुत लोग शेयर नहीं करते। ओके, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, ऐसा मत सोचिए कि अच्छा उसको भी आ जाएगा तो वो भी आंसर लिख देगा एग्जाम में। थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको काम पसंद आता है तो चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, आपको उसके अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। और आप मुझे गूगल पे और फोन पे के माध्यम से भी सहायता कर सकते हैं, 7061064881। और अगर कोई डाउट होता है तो बस इसको कंट्रीब्यूट करने के लिए इस नंबर को यूज कीजिए, बाकी डाउट को यहाँ पे आप एड्रेस कराइए। आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ऐसे बहुत सारे आजकल कॉल आ जाते हैं, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तो मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके समस्याओं को सुनने में और उसके समाधान में आपकी पूरी सहायता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। 1 महीने के अंदर हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं।